पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, बॉटनी का लास्ट लेक्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आंट, चींटी, उसकी इन टोटल 20,000 स्पीशीज हैं। स्पीशीज ऑफ बीटल्स की तो पूरी 3 लाख स्पीशीज हैं। बेटा 3 टाइप की डाइवर्सिटी जो हमें पढ़नी है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब मैं बात करूं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। उसके बाद इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी होना कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। माइंड मैप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और बेटा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, बॉटनी का लास्ट लेक्चर, आपकी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, माइंड मैप की फॉर्म में। आइए इसको करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे रिवाइज। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी आपको कहती है कि हमारे प्लैनेट पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बेटा बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विभिन्नता। फिर आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है कि अगर हमारे प्लैनेट पे कोई एलियन विजिट करने आ जाए तो वो हो जाएगा शॉक्ड। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा कि आपको क्या बताती है एनसीईआरटी कि भाई चींटियां, यस चींटियां, आंट, चींटी, उसकी इन टोटल 20,000 स्पीशीज हैं। 20,000 स्पीशीज मिलती हैं बेटा सिर्फ आंट्स की। चींटियां, हमने तो सिर्फ काली और लाल मैम 2 ही चींटियां देखी हैं। 20,000 स्पीशीज। तो यस बेटा, एलियन का रिएक्शन कैसा होगा, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद यही नहीं रुका अभी एनसीईआरटी का डेटा। उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई अगर हम बात करें स्पीशीज ऑफ बीटल्स की तो पूरी 3 लाख स्पीशीज हैं अर्थ पे सिर्फ बीटल्स की। हमने तो सिर्फ ग्रीन और रेड कलर की देखी है, और भी देखी है, आपने ध्यान नहीं दिया है। बाकी 3 लाख आपने देखी होंगी, इसकी उम्मीदें तो मत ही करना। उसके बाद एनसीईआरटी बताती है 28,000 स्पीशीज हैं फिश की एंड 20,000 स्पीशीज हैं ऑर्किड्स की। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, ये बस उसका कुछ हल्का सा एग्जाम्पल है बेटा। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने टाइप्स की बीटल्स, इतने टाइप के ऑर्किड्स, इतने टाइप के फिश मिलते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला कि अगर कोई एलियन आ गया तो वो एस्टॉनिश हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डेटा है जो हमें याद रखना है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है बहुत ही इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि हेटेरोजेनिटी है। और ये सिर्फ स्पीशीज लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं शुरू करूं एटम से तो भाई एटम लेवल पे डाइवर्सिटी है, यस मैम। मॉलिक्यूल लेवल पे डाइवर्सिटी है, यस मैम। डिफरेंट वैरायटी मिलती है मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट वैरायटी मिलती है सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स की, सेल को बनाने वाले कंपोनेंट्स, डिफरेंट वैरायटी मिलती है फिर इनसे बनने वाले सेल्स की। दुनिया में कितने सारे प्रकार के सेल्स हैं। डिफरेंट वैरायटी मिलती है टिश्यू की, डिफरेंट वैरायटी मिलती है बेटा टिश्यू सिस्टम की। इतनी सारी वैरायटी है। देन डिफरेंट वैरायटी मिलती है हमें ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम की। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि स्पीशीज की। तो मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी नहीं है, हर लेवल पे डाइवर्सिटी है, एटम मॉलिक्यूल से लेके स्पीशीज तक। इवन अगर मैं आगे की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है, कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है, बायोम्स में डाइवर्सिटी है। तो एटम से लेके मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक हर लेवल पे क्या है, डाइवर्सिटी है। और ये बायोडाइवर्सिटी जब से हम बोले जा रहे हैं, ये वर्ड सबसे पहले पॉपुलराइज किसने किया था, तो बेटा आंसर है एडवर्ड विल्सन ने किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर, क्या क्या है बेटा, 3 टाइप की डाइवर्सिटी जो हमें पढ़नी है। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि सिंगल स्पीशीज ने इतनी ज्यादा जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये हमें याद रखना है बेटा, डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में मिलता है,
डिफरेंट पोटेंशियल है इसमें और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन। इससे क्या मिलता है? रेजरपाइन। रेजरपाइन का बेटा मेडिसिनल यूज है, तो डिफरेंट पोटेंशियल के साथ, यानी कितना असर करने वाला है ये, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट हमें रोवोल्फिया वोमिटोरिया की वैरायटीज में मिलता है। क्लियर है? ये बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये रहा रोवोल्फिया वोमिटोरिया। नेक्स्ट बेटा हमें मिलती हैं वैरायटीज ऑफ मैंगो एंड राइस। अब मैं बात करूं स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो बेटा स्पीशीज लेवल पे वैरायटी होना, यानी कि अच्छा ये मुझे एक डेटा हम छोड़ देते हैं कि ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितनी वैरायटी इसकी। बेटा ये हम हर लेक्चर में इतना काम करते हैं जिससे कि मुझे पता चले कि यस आप लोग एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। कितनी वैरायटी मैंगो की, कितनी वैरायटी राइस की इंडिया में। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा किसकी? स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी, यानी कि हम बात करें एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी हमें अलग अलग मिलती है। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं वहां ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज मिलती हैं, ईस्टर्न घाट की बात करूं वहां कम स्पीशीज मिलती हैं एम्फीबियंस की। ऐसा वेस्टर्न घाट में ज्यादा, ईस्टर्न घाट में कम। तो ये हो गई बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। उसके बाद इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी होना कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे हमारी इंडिया, उप्स स्प्रे बजा, मुझे लगा चलो ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में रूम फ्रेशनर वो ऐसे नहीं होता, तो मुझे लगा भाई आज तो, और है भी वो ऐसे कोने में, समझ गए ना तुम लोग। चलो, तो हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है, कितना कुछ देखने को मिलता है। डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोज, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री दैट इज नॉर्वे। फोटो देख लो जरा, फोटो देख लो। ये बेटा इंडिया के इकोसिस्टम है, इतने सारे मिलते हैं, लेकिन नॉर्वे बस ऐसा है, ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को नहीं मिलती। क्लियर है इतना बेटा सभी को? ये हो गया किसका? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ये यहां नहीं आने थे, ये तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, अब बच्चे बता देंगे, ये गलत हो गया। इसको हटा देते हैं। समझो आप लोगों ने देखा ही नहीं, 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो और 50,000 वैरायटी ऑफ राइस। अब बात करते हैं, अगर हम गिनती करने बैठे, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, कितनी स्पीशीज हैं, तो अकॉर्डिंग टू बेटा 2004 IUCN, इसके अकॉर्डिंग अगर लिस्ट हम देखें तो कितनी स्पीशीज आज तक डिस्क्राइब करी जा चुकी हैं? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। अब उसके बाद एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया? फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में बेटा डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स वेट कर रहे हैं कि हम कब डिस्कवर होंगे, हमें कब नाम दिया जाएगा। क्लियर है? तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई कहाँ पे अभी तक ज्यादा डिस्कवरी होना बाकी है स्पीशीज का, तो आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल रीजन्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये साइंटिस्ट एस्टिमेट करके देते हैं, टेक्सोनोमिस्ट, कि भाई अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। साइंटिफिकली जो साउंड करता है वो है रॉबर्ट मे का। रॉबर्ट में कहते हैं कि ग्लोबल डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन है। ये थोड़ा लिमिट में भी लग रहा है। 20 to 50 बहुत ज्यादा नहीं हो गया है ना? तो हम ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा साइंटिफिक किसका मानते हैं? रॉबर्ट मे का मानते हैं, दैट इज 7 मिलियन। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बेटा ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है? मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज आर एनिमल्स, वाइल प्लांट इंक्लूड्स, जितनी भी टोटल स्पीशीज हैं 70% से ज्यादा तो एनिमल्स हैं, बाकी बचे हुए प्लांट। और प्लांट्स में क्या क्या आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो आता है, साथ ही साथ फंजाई भी आता है। और ये 22% से ज्यादा कंप्राइज नहीं करते, मतलब लगभग 22% है। अमंग एनिमल्स अगर हम बात करें
तो टोटल मोर देन 70% तो इंसेक्ट्स ही हैं, यानी कि हर 10 एनिमल में से 7 मौजूद क्या है अर्थ पे, इंसेक्ट्स मौजूद हैं। क्लियर है? उसके बाद नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज, ये डेटा हमें याद रखना है बेटा, पहले इसको देख लो एक बार। ये पाई चार्ट्स हैं बेटा एनसीईआरटी के, जो हमें याद रखने हैं, जो हमें क्या याद रखने हैं, याद रखने हैं कि ये क्या है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद मोलस्क, क्रस्टेशियन एंड अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स। तो सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स, उसके बाद अदर एनिमल्स, उसके बाद अरे भैया इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, मोलस्क एंड देन क्रस्टेशियन, IOMC। उसके बाद यहां पे बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा क्या है, फिशेस, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद FB से याद रखो, FB राम, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ये हैं। उसके बाद मैं बात करूं बेटा इसकी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चलता है कि भाई फंजाई ज्यादा या एंजियोस्पर्म ज्यादा, तो हम मान लेंगे कौन ज्यादा, एंजियोस्पर्म। उसके बाद फंजाई, उसके बाद इसके लिए लिख रहे हैं, ये बेटा हमें याद रखना है, एंजियोस्पर्म, फंजाई, देन एल्गी, देन मॉसेस, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रायोफाइट्स यानी कि फॉर्न्स एंड एलीज, एंड देन लास्ट में हम लिखेंगे लाइकन्स। ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी हमें डेटा बताती है कि अगर हम फंजाई के स्पीशीज को कंक्लूड कर लें तो भाई फंजाई की स्पीशीज फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और मैमल्स मिला के उनसे ज्यादा है। इन सब को मिला लो, उससे भी ज्यादा है फंजाई के नंबर, उससे भी ज्यादा है फंजाई की बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? बाकी बेटा आपने देखा होगा हमने यहाँ पे कहीं भी माइक्रोब्स को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कुछ माइक्रोब्स को कल्चर करना आसान नहीं है, माइक्रोब्स की गिनती करना इतना आसान नहीं है। यस, तो हम रीड कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज माइट देयर बी, कितनी है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्सोनॉमिकल मेथड है, गिनती के मेथड हैं, वो माइक्रोब्स के लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट कुछ माइक्रोब स्पीशीज तो ऐसी हैं जिन्हें हमें लेबोरेटरी में कल्चर भी नहीं कर सकते, और अगर हम उन्हें कंसिडर करने बैठ जाएं तो बेटा माइक्रोब्स की ही डाइवर्सिटी खुद मिला के मिलियंस तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि इसके लिए वी आर नॉट श्योर। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात करें बेटा, इंडिया में वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है, और अगर हम ग्लोब में, पूरे ग्लोब का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% इंडिया का है, और अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें बेटा 8.1%, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की 8.1% इंडिया के पास है। इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में एक कौन है? इंडिया है। नियरली 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की और 90,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स की, लगभग डबल। और अगर हम रॉबर्ट मे की बात माने कि 7 मिलियन स्पीशीज हैं और 22% ऑफ टोटल स्पीशीज ऐसी हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, मतलब कि बाकी की बची हुई हैं 78%, तो उसके हिसाब से हमारे इंडिया में टोटल 1000 से ज्यादा, 1 लाख प्लांट स्पीशीज हो सकते हैं उससे ज्यादा, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड। समझ आया? हमने क्या बोला? रॉबर्ट मैंने बोला 22% डिस्कवर हो चुकी हैं, 78 डिस्कवर होनी बाकी है। तो अगर यही डेटा हम इंडिया के डिस्कवर्ड स्पीशीज पे लगा दें तो 1 लाख प्लांट डिस्कवर होने बाकी हैं और 3 लाख एनिमल्स डिस्कवर होने बाकी हैं। चमक गया? समझ आ गया? अब बेटा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम अगर अर्थ की बात करें, अगर मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये बेसिक्स बेटा हम जानते हैं, ये बेसिक्स आई होप हम सभी बच्चे समझते हैं। इफ दिस इज इक्वेटर, ये मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन। तो ये कौन सा रीजन है बेटा? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन। इतना हमें पता होना चाहिए। ये कौन सा रीजन है बेटा? टेम्परेट रीजन। और लास्ट में कौन सा रीजन है बेटा? आर्कटिक रीजन या पोलर रीजन। ऐसा हमें पता होना चाहिए। ये आर्कटिक, ये टेम्परेट। चलो, ये रहा टेम्परेट रीजन। तो हमें क्या सीखना है बेटा? सबसे ज्यादा जो लाइट पड़ती है वो कौन से रीजन में पड़ती है? वो पड़ती है बेटा ट्रॉपिकल रीजन में। सबसे ज्यादा लाइट कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था दैट सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी और के पास ये एबिलिटी नहीं है। प्रोड्यूसर्स ये काम कर सकते हैं, फिर से वो प्रोड्यूसर्स ये काम कर सकते हैं कि लाइट को ट्रैप करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स तक ट्रांसफर होता है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा लाइट, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी। जितना पोल्स की तरफ जाएंगे पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी घटती जाएगी। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले हमें यही बताने की कोशिश करी है कि अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी पे तो बेटा देयर इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल, ये वाली इमेजिनरी लाइंस जिसको हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल रहे हैं, दीज लाइंस, तो इनके अलोंग लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, सेम नहीं होती है डाइवर्सिटी। जैसे हम बात करें जो कंट्री ट्रॉपिक रीजन में आते हैं, इक्वेटर के पास आते हैं, वहां डाइवर्सिटी देखोगे ज्यादा मिलेगी, 1400 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें टेम्परेट में, न्यूयॉर्क में 105 मिलती है। और ये ग्रीनलैंड बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है, ये आइस वाला एरिया है, पोल की तरफ है, आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ सिर्फ 56 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। इंडिया जो कि ट्रॉपिक में आता है 1200 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं। मतलब जो जितना इक्वेटर के पास है उतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा। मतलब कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी। क्लियर है? ऐसे डाइवर्सिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन के कंट्री की, दैट इज इक्वेडोर, फॉरेस्ट की, दैट इज इक्वेडोर फॉरेस्ट, जो कि कौन से रीजन में है? ट्रॉपिकल में। और मैं बात करूं टेम्परेट रीजन में, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए के फॉरेस्ट की, तो बेटा यहाँ पे इक्वेडोर में 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू हो, जाइलम, फ्लोयम, सुना तो होगा आप लोगों ने। तो उनकी क्या कहते हैं, उनकी डाइवर्सिटी 10 टाइम्स ज्यादा है। इनफैक्ट हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट अमेज़न रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज स्टिल वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। 2 मिलियन, 20 लाख स्पीशीज वेट कर रही हैं कि भाई हमें डिस्कवर करो, हमें भी अपनी स्पीशीज इन्वेंट्री में जरा लिखो, हमारे बारे में दुनिया को बताओ, हमारा नामकरण करो। कब से इंतजार कर रहे हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? ये है लंग ऑफ प्लैनेट। 20% ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है अर्थ पे, लंग ऑफ प्लैनेट है। तो बेटा ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट, इसकी है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। जैसे यहाँ 40,000 प्लांट, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड्स, 4 to 7 मैमल्स, 4 to 7 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं। मैम इतना सारा डेटा कैसे याद करेंगे? याद तो करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। 4 बार बिना देखे लिखो, याद हो जाएगा। क्लियर है? 4 बार बिना देखे लिखो, याद हो जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई टेम्परेट में ऐसा क्या स्पेशल, ट्रॉपिकल्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है? तो बेटा अनलाइक टेम्परेट रीजन subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained undisturbed and having long evolutionary time for species diversification.
ये पॉइंट कहता है कि टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, ग्लेशिएशंस हुए हैं, तबाही मची है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया ना बेटा कि इवोल्यूशन होके नई स्पीशीज ज़्यादा वैरायटी बन सके। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज उभर के बन के आई हैं इवोल्यूशन के रिजल्ट में। क्लियर है? Constant and less seasonal tropical environment promote niche specialization and lead to greater species diversity। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट सीजन है, एक जैसा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा है कि अचानक से सारे में बर्फ़ जम गई और अचानक से सारे में 50 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया, ऐसा नहीं हो रहा है, लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसीलिए जो वहाँ पे रहने वाले स्पीशीज़ हैं उनका क्या हो रहा है, नीश स्पेशलाइजेशन। नीश क्या है बेटा, हैबिटेट है, और इसमें ऐड कर दो क्या, रोल ऑफ स्पीशीज, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, नीश। इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, वो क्या बन जाएगा, नीश। सम सोलर एनर्जी इन ट्रॉपिक्स कंट्रीब्यूट टू, भाई मोर सोलर एनर्जी, ज्यादा सोलर एनर्जी है, इसीलिए हायर प्रोडक्टिविटी है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ज्यादा डाइवर्सिटी है। क्लियर है? इसीलिए ट्रॉपिक्स में ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसीलिए ट्रॉपिक्स में क्या है, ज्यादा डाइवर्सिटी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। आखिरकार स्पीशीज डाइवर्सिटी होना ये इकोसिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले बेटा ये समझ लो एक बार, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हमें क्या सीखना है बेटा। ये पहली बार किसने दिया था, जर्मन नेचुरलिस्ट जिसका नाम है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या बोला था, इतनी सी बात है बस, अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर कर रही हूँ, इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी है कुछ, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, मतलब वैरायटी तो बढ़ती जाएगी ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया देख रही हूँ और फिर मैं पूरा कंट्री देख रही हूँ, तो एक स्टेट में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी या कंट्री में, ऑब्वियसली कंट्री में। तो जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि बढ़ाते रहो तो बढ़ती ही चली जाएगी, एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट भी हो जाएगी। अरे यस और नो? तो यही है बेटा, स्पीशीज रिचनेस विद इन अ रीजन इंक्रीज with increasing explored area but only up to a limit. Relation between species richness and area for a wide taxa, this and this, क्या मिलता है हमें, कैसा ग्राफ मिलता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन करें, लोगैरिथम इक्वेशन बनाएं, तो हमें क्या मिलेगा, log s बराबर log c प्लस z log a। मैम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सप्रेशन भी बता दीजिए एक बार। तो बेटा ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सप्रेशन, क्या है, s बराबर c a की पावर z। z क्या है, अच्छा देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है, एरिया के साथ क्या हो रहा है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। s क्या है, स्पीशीज रिचनेस, a क्या है, एरिया, z क्या है बेटा, स्लोप लाइन। जितना ये स्लोप ज्यादा स्टीप होगा उतनी रिचनेस ज्यादा होगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं इसको। और c क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट, यहां से शुरू होगा तो दिस इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। तो बेटा z की वैल्यू अगर हम बात करें कंट्री लेवल पे, ये वैल्यू किस लेवल पे है, कंट्री लेवल पे कितनी आती है, 0.1 to 0.2। लेकिन यही हम बात करें कॉन्टिनेंट लेवल पे, तो बेटा ये कितनी पहुंच जाती है, 1.15। किसकी है, द स्लोप इज मच स्टीपर इन वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट्स। फ्रूगीवोरस बर्ड एंड मैमल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो स्लोप कितना आता है, 1.15। क्लियर है? अरे यस यस यस, क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? उसके बाद हम कह रहे हैं किसी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी ज़्यादा है बेटा, तो उसका फ़ायदा क्या है बेटा, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, हम बोल रहे हैं जितनी ज़्यादा स्पीशीज़,
वो उतना ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा एज कंपेयर टू जहाँ पे स्पीशीज कम है। एक स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आने चाहिए प्रोडक्टिविटी में, ईयर टू ईयर बहुत वेरिएशन नहीं आने चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, कि भाई कोई मैन मेड या नेचुरल डिस्टर्बेंस कैलिमिटी है जो इसको अफेक्ट कर रही है तो उसके लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो छोटी सी दिक्कत से पूरा इकोसिस्टम हिल गया, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई स्पीशीज आई और उसने आके तबाही मचा दी। अगर स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, इकोसिस्टम स्टेबल है, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन से रेजिस्टेंट होगा वो इकोसिस्टम। अब इसी बात का प्रूफ देने के लिए कि जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम को स्टेबल बनाती है, डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट। बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बाहर प्लॉट्स लिए, प्लॉट्स बनाए बेटा डेविड टिलमैन ने इस तरीके से, और इनमें क्या किया बेटा, स्पीशीज डाइवर्सिटी, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। यहां पे डाइवर्सिटी रखी ज्यादा और यहां पे डाइवर्सिटी रखी कम। तो टाइम के साथ देखा, लॉन्ग टाइम, ईयर टू ईयर लॉन्ग टाइम देखा कि भाई जिस प्लॉट में ज्यादा स्पीशीज हैं, लॉन्ग टर्म में देखा कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ कम वेरिएशन आ रहे थे टोटल बायोमास प्रोडक्शन में एज कंपेयर टू लो स्पीशीज वाले में। मतलब कि जहां ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा स्टेबल निकला। इस तरीके से प्लॉट इन्होंने यूज किए और वेराइटीज रखी, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस की वेराइटी रखी। तो यही है डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूज करे यूजिंग आउटडोर प्लॉट, शो दैट plot with more species showed less year to year variation in total biomass and increased diversity contributed to higher productivity. Clear है? Rich in biodiversity is essential for ecosystem health, imperative for the very survival of human race on this planet. भाई इंपॉर्टेंट है किस लिए? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के लिए भी। हमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, फिर पॉल एलरिच आते हैं, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट। इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमें बताया कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पीशीज रिचनेस। इन्होंने बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये हमें दिखाई दे रहा है क्या? एरोप्लेन। अरे यस, ये अब दिखाई दे रहा होगा। ये एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। एरोप्लेन को बेटा किससे कंपेयर किया? पूरे के पूरे एरोप्लेन को कंपेयर किया किससे? इकोसिस्टम से। और ये जो नट लगे हुए हैं यानी कि रिवेट्स लगे हुए हैं, इसको किससे कंपेयर किया? स्पीशीज डाइवर्सिटी से। फिर आपको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, मतलब पॉल एलरिच क्या बताते हैं कि प्लेन में बैठा हर पैसेंजर ये रिवेट पॉप करना शुरू कर दे, मतलब निकालना शुरू कर दे। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब विंग के रिवेट्स निकलने शुरू हो जाएंगे तो प्लेन तो क्रैश कर जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने हमें समझाया, सुनो ध्यान से, इसको क्या बोला? ये विंग है कीस्टोन स्पीशीज। विंग का जो रिवेट है उसको किससे कंपेयर किया? कीस्टोन स्पीशीज से। अब सुनना जरा ध्यान से क्या कंसेप्ट है। जब शुरुआत में रिवेट निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज्यादा निकाल दिए तो अब एरोप्लेन वीक हो रहा है और उसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर विंग का रिवेट निकाल दिया तो वो क्रैश ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है कि प्लेन को हमने कंपेयर किया इकोसिस्टम से, रिवेट्स को हमने कंपेयर किया स्पीशीज से, कि जब इकोसिस्टम से स्पीशीज रिमूव हो रही हैं इनिशियली हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इकोसिस्टम वीक होता जाएगा, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी एलियन आके उसे इजीली इन्वेड कर सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे विंग का ही रिवेट निकाल दिया तो क्रैश होना पक्का है। उसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, स्पीशीज विद हायर वैल्यू,
कोई इंपॉर्टेंट हायर वैल्यू की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुरंत हमें इमीडिएट उसका एक्शन, उसका मतलब उसका रिजल्ट, कंसिक्वेंस हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, एंड दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर इकोसिस्टम। तो यही लिखा हुआ है, एरोप्लेन इकोसिस्टम है, एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, रिवेट को कंपेयर किया स्पीशीज से, और रिवेट ऑन विंग को कंपेयर किया की स्पीशीज से। क्लियर है? पॉपिंग अ रिवेट यूजिंग स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, बट इफ मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड तो प्लेन क्या हो जाएगा? डेंजरसली वीक हो जाएगा। और अगर विंग का निकाल दें यानी कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या होगा बेटा? सीरियस बात हो जाएगी। सो ईच स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, हमें समझ नहीं आ रहा है लेकिन है, इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है। ये बेटा ये रहे नट रिवेट्स, ठीक है। उसके बाद अब हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कितना लॉस अभी तक हो चुका है? अब हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका लॉस चले जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, पैसिफिक आइलैंड पे जब ह्यूमन पहुंचे, सोचो हमारा नेचर ही डिस्ट्रक्टिव है, हम जहां जाएंगे वहां तबाही मचा देंगे। नहीं तो देख लो, मैं नहीं बोल रही, एनसीईआरटी ने बोला है। देखो, colonization of tropical Pacific island by humans led to extinction of more than 2000 species of native bird। वहां ह्यूमंस पहुंचे तो वहां की 2000 स्पीशीज, 2000 बर्ड की स्पीशीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। IUCN की रेड लिस्ट में क्या लिखा हुआ है 2004 के अकॉर्डिंग? एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज, जो इंक्लूड करती है 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन लास्ट 500 years। डेटा ही डेटा है, याद रखना पड़ेगा बेटा। इन लास्ट 20 years alone witness disappearance of 27 species। आखिरी 20 सालों में बेटा इन टोटल 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यस, उसके बाद बेटा एम्फीबियंस ज्यादा खतरे में हैं एक्सटिंक्शन के। और बात करें तो 15,500 स्पीशीज बेटा वर्ल्ड वाइड फेस कर रही है क्या? थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। उसमें से बेटा अगर हम बात करें तो 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस एंड 31% क्या है? जिम्नोस्पर्म्स हैं। ऐसा अर्थ पे बेटा 5 मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड्स हो चुके हैं पास्ट में, और अब जो चल रहा है, जो हम ये डेटा देख रहे हैं, वो 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और ये पिछले वाले से अलग कैसे है? ये बेटा उससे 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम, कोई और नहीं। जो चेंजेस, जो एक्सटिंक्शन को फास्ट किया है वो हमने किया है, किसी और ने नहीं। क्लियर है? ह्यूमन टाइम्स, pre-human times, and our activities are responsible for this faster rate. If present tends to continue, अगर ये हाल है जो चलता रहा तो भाई नेक्स्ट 100 years में आधी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उड़ सकती हैं, गायब हो सकती हैं। तो भाई संभलो। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ तो भाई प्लांट प्रोडक्शन कम होगा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कैलेमिटीज के लिए कम हो जाएगा, तो भाई ज्यादा जल्दी इजीली डैमेज हो जाएगा इकोसिस्टम। अरे यस और नो? इजीली क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट, डिजीज एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इन सब में वेरिएशंस ज्यादा आने लग जाएंगे, स्टेबिलिटी बेसिकली कम हो जाएगी। रीसेंट एक्सटिंक्शन की कुछ लिस्ट दी है एनसीईआरटी ने, यहाँ कंट्रीज लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है एनिमल, डोडो बर्ड मॉरिशस कंट्री की, क्वागा अफ्रीका, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रशिया, एंड 3 स्पीशीज ऑफ टाइगर दैट इज बाली, जवान, कैस्पियन। ये क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये रहे बेटा डोडो, क्वागा, स्टेलर सी काउ, थाइलसीन एंड बाली, जवान, कैस्पियन। ये क्या हो चुके हैं बेटा? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
उसके बाद ये एक्सटिंक्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस चल रहा है, इसका कारण क्या है? तो बेटा इसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा, सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आएगा पेपर में, पूछेंगे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब सिंपल सी बात है भाई, हम ह्यूमंस के कारण ही हो रहा है ये भी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है और इसका कारण हम ही हैं। हम ही जा रहे हैं जंगलों में, उनको साफ करके वहाँ इंडस्ट्रीज, घर, सोसाइटीज, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सब बना रहे हैं। ऑल्दो ये हमारे काम की है, लेकिन नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हम बेटा। वहाँ रहने वाली स्पीशीज, उनके घर का क्या, उनके घर का क्या, है ना, तो ये गड़बड़ है। एनसीईआरटी बताती है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक टाइम पे कवर करा करते थे 14% ऑफ अर्थ्स लैंड, और आज घट के सिर्फ 6% रह गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि लंग ऑफ प्लैनेट कहलाए जाते हैं, इनको कट किया जा रहा है सोयाबीन उगाने के लिए, ग्रास लैंड बनाने के लिए, जिससे कि बीफ कैटल्स को रेज किया जा सके। उसके बाद बेटा हम बात करें कि कोई जंगल था, लेट से कोई जंगल था, इतना बड़ा जंगल था, अब हमने क्या कर दिया, यहां से निकाल दी बेटा रोड, यहां से क्या निकाल दी, रोड, इस जंगल को पार करके, और इतना एरिया बना दिया प्लेन, इतना एरिया क्या बना दिया, प्लेन, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस फॉरेस्ट के 2 टुकड़े हो गए, ये रोड नहीं लग रही, रुको अब बना देते हैं इसको रोड। ये फॉरेस्ट के 2 टुकड़े हो गए, अरे यस और नो, इस फॉरेस्ट के 2 टुकड़े हो गए। फिर हम ब्लेम करेंगे एनिमल को कि यहां से एक आदमी बाइक पे जा रहा था, उसको तेंदुए ने झड़प लिया, क्यों ना झड़पे, उसकी जगह हमने घेरी है, अरे यस और नो, हमारी गलती है। तो जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना हमें ये सब करने की जरूरत है। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। बीच में से रोड निकाल दी, नाला निकाल दिया, कुछ हिस्सा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया, या फिर कोई गांव बसा दिया, कोई शहर बसा दिया, तभी तो ये न्यूज आती है कि यहाँ से इतने तेंदुए यहाँ मिले, इतने बच्चों को खा गए, या इस पे अटैक कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, यस और नो। तो बेटा ये हमारी सेफ्टी के लिए भी बहुत भयंकर है ना। चलो, तो यही लिखा हुआ है, मैमल बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी, और अगर हम उनका फ्रेगमेंटेशन कर देंगे तो वो भी बेटा बैडली अफेक्ट होंगे, उनका भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हमारी जरूरतें कन्वर्ट हो जाती हैं लालच में, तब हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कोई भला मानस है, वो हमारा कहने पे एक बार में उसने काम कर दिया, अब हम उसकी भलाई का उठा रहे हैं फायदा, बार बार उसी को काम बताए जा रहे हैं और उसको ना बोलना नहीं आता, तो वो तो बेचारा पिसता जाएगा। ऐसा घरों में, ऑफिस में, बहुत सारी जगहों पे होता है ना। तो बेटा जब नीड कन्वर्ट हो जाती है ग्रीड में, तो आता है पिक्चर में क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और लास्ट 500 ईयर्स में स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन, कबूतर आ, कबूतर जा 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 वाला, इनका क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये बेटा हमें याद रखना है कि इनका एक्सटिंक्शन किस कारण हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारी मरीन फिश की पॉपुलेशन ओवर हार्वेस्ट होने के कारण एंडेंजर्ड है, यानी कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है बेटा। तो फ्रेंडली यूज करो, ऐसे यूज करो ना, सस्टेनेबल, कि यूज भी हो जाए और अगली जनरेशन के लिए बचा रहे। बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो बेटा एक्सटिंक्शन होगा ही। नेक्स्ट आता है बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेशन। ऐसे समझो कि क्लास की टॉपर थी वैशाली, और वहां पे आ गई है अब श्रेया, जो कि पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है, अब वैशाली के लिए हो जाएगा खतरा। अगर वो थोड़ी वीक है, उसका माइंडसेट थोड़ा कमजोर है, तो श्रेया विल रिप्लेस वैशाली, श्रेया फर्स्ट आने लग जाएगी। अरे ये सुनो, उसी तरीके से अगर किसी इकोसिस्टम में बाहर से कोई स्पीशीज आई और उसने वहां पे तबाही मचाई, यानी खुद को ज्यादा डोमिनेट किया, तो बेटा हम बोलेंगे एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और इसका एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी बताती है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, तो उसकी वजह से 200 स्पीशीज ऑफ सिचलिड फिश क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। यही हम बात करें बेटा पार्थेनियम कैरेट ग्रास, लेंटाना, वाटर हायसिंथ की, तो बेटा ये क्या है, इन्वेजिव वीड्स हैं। यही हम बात करें बेटा क्लेरियस ग्रेपाइनस, तो बेटा इसकी वजह से किसको थ्रेट हुआ, ये अफ्रीकन कैटफिश है,
इसको इंट्रोड्यूस करा गया तो इसकी वजह से इंडिजिनस मतलब इंडियन कैटफिश को थ्रेट हुआ, वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गई। ये बेटा पार्थेनियम है, ये बेटा लेंटाना है और ये बेटा वाटर हायासिंथ है, नाम तो सुना ही होगा। ये क्या है बेटा, बहुत ही डेंजरस वीड्स हैं। पार्थेनियम का नाम हमने 2 चैप्टर में और सुन लिया है और तीसरे चैप्टर में यहाँ आ गया जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं। को एक्सटिंक्शन का मतलब है बेटा ऐसे 2 स्पीशीज जिनका ऑब्लिगेट रिलेशन है, जो एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। अगर एक एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से हम बात करें होस्ट और पैरासाइट, होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट को खाना कहाँ से मिलेगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करें प्लांट एंड पॉलिनेटर, अगर उनका रिश्ता ऐसा है कि इसके बिना इसका पॉलिनेशन नहीं होगा और इसके बिना इसके एग ले नहीं हो पाएंगे, युक्का एंड मॉथ याद आया, अगर ये एक्सटिंक्ट हुआ तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन। अब नेक्स्ट आता है भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हमें इसे कंजर्व करने की जरूरत है। क्यों, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बेटा 3 पहलू से एनसीईआरटी हमें समझाने की कोशिश करती है। एक, तुम नैरो माइंडेड होके देखो कहने का मतलब है नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब है कि हमें इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे हमें खाना, डायरेक्ट बेनिफिट्स, जैसे खाना, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट यूज मिल रहा है। इनफैक्ट हमारी एनसीईआरटी बताती है 25% से ज्यादा ड्रग्स डिराइव होते हैं किससे, 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स से। समझ आया? और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा हम, बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या होता है बायो प्रोस्पेक्टिंग? एक्सप्लोरिंग एट मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल, जो कि हमें किस में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, यानी कि इकोनॉमिकली हेल्प करेगा। एक्सप्लोर करो जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझो, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब आते हैं ब्रॉड माइंड होके सोचें थोड़ा सा, ब्रॉड यूटिलिटेरियन, ये तो डायरेक्ट समान की बात हो गई थी। नैरो यूटिलिटेरियन, क्वेश्चन आएगा नैरो यूटिलिटेरियन और ब्रॉड यूटिलिटेरियन पे, तो ध्यान रखना। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में बेटा क्या आता है कि भाई यहां आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे 20% ऑफ ऑक्सीजन हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको हम प्रोटेक्ट करें, इसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाएं? उसके बाद बेटा पॉलिनेशन हो रहा है बी, बम्बल बी और बर्ड और बैट की मदद से, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इंसेक्ट्स को बचा के रखें? वो प्लांट का पॉलिनेशन करा के प्लांट्स बनवा रहे हैं, भाई पॉलिनेशन नहीं होगा तो नए प्लांट्स कैसे बनेंगे? तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई एस्थेटिक प्लेजर। हम सबको पसंद है पहाड़ों में घूमने जाना है, बीच के किनारे बैठना है, नदी पार करनी है, वहां देखना है, झरना देखना है, ये देखना है, वो देखना है, फ्लावर्स देखने हैं, ये सब। लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तो हम गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं इंटर्न ओवरऑल ह्यूमंस को बोल रही हूँ बेटा, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। तो एस्थेटिक प्लेजर लाइक वॉकिंग थ्रू वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर ब्लूम्स, बुलबुल सॉन्ग सुनना, सुन के उठना, सोचो इस सबको हम कितना अच्छा मानते हैं। तो ये ब्रॉड यूटिलिटेरियन। और यूज से हटके भाई, कोई हमारे ब्रॉडली काम आ रहा है या नैरोली काम आ रहा है, इससे हटके एथिक्स भी तो कुछ होते हैं। चलो हमारे काम नहीं आ रहा इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको मरने दें, खत्म होने दें, नहीं भाई। हर स्पीशीज की अर्थ पे अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमारे काम की नहीं तो क्या, उसकी खुद की कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू अर्थ पे है। तो हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उनका अच्छे से ध्यान रखें। इसी को बोलते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एथिकल आर्ग्यूमेंट। अब सवाल आता है हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं? तो बेटा 2 तरीके हैं, एक है इन सिटू, एक है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब है जहां पे वो ऑर्गेनिज्म है हम उस साइट को बचाएंगे, मतलब अगर हमें लायन को बचाना है तो हम फॉरेस्ट को बचाएंगे। एक्स सिटू का मतलब है हमें लायन को बचाना है तो हम लायन को उठा के सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, ऑफ द साइट, उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग। समझ गए? तो पहले हम किस पे बात करने वाले हैं बेटा, इन सिटू पे। इन सिटू में सबसे पहले बात आती है हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट का मतलब है हम अर्थ पे ऐसे रीजन्स ढूंढेंगे जहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और वो स्पीशीज वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। इसके लिए वर्ड बेटा यूज करते हैं एंडेमिज्म। तो एंडेमिज्म है
और वहां स्पीशीज को खतरा है, तो उन जगहों को ढूंढेंगे और उन्हें बोला भाई ये है हॉटस्पॉट, इस रीजन को बचाओ, इस पूरी साइट को बचाओ, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है, यह जो स्पीशीज यहाँ मिल रही हैं वो यहीं मिलती हैं और ये खतरे में भी है, तो वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब उसी जगह मिलेंगी कहीं और नहीं मिलेंगी। तो ऐसे टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं, पहले 25 थे फिर 9 ऐड हुए 34 हैं, जिसमें से बेटा 3 इंडिया के हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ठीक है, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान बेटा, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, नहीं ठीक है, ये वो तो उसमें आएगा ना सेक्रेट ग्रुप में, ठीक है ठीक है ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालय, ये कवर करते हैं बेटा हमारे कंट्री के रीजन को, मतलब ये हमारे कंट्री में आते हैं, और अर्थ का 2% लैंड एरिया हॉटस्पॉट कवर करते हैं सारे 34 मिलके। और सोचो मात्र 2% लैंड एरिया में 30% डाइवर्सिटी है, तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। हमने ढूंढ लिया रीजन्स को जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है, उन रीजन को बचाओ, उन्हें हॉटस्पॉट बोल दिया। ठीक है, तो 2% लैंड एरिया कवर करते हैं, 30% वो है यहाँ पे क्या, 30% स्पीशीज एक्सटिंक्शन घट जाएगा। मास एक्सटिंक्शन कितने से घट जाएगा बेटा, 30% से रिड्यूस हो जाएगा। ये रहा हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भाई इंडिया में। बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना सबको बचाया जा रहा है। 14 ये हमें याद रखने हैं, ठीक है, ये नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है। 90 नेशनल पार्क्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों को बचाया जा रहा है, सिर्फ एनिमल्स को बचाया जा रहा है। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और बेटा सैक्रेड ग्रूव्स हैं। सैक्रेड ग्रूव होने का मतलब है जहाँ पे लोगों के कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यू जुड़ी हुई है, मतलब लोग उस एरिया को पूजनीय मानते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या आता है इसमें, मेघालय का खासी एंड जैंशिया हिल, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट, सरगुजा, चंदा, बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है बेटा, आर द लास्ट रेफ्यूज ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट। बेसिकली ये क्या है, ये हैं बेटा सैक्रेड ग्रूव, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है, चलो उसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि साइट से बाहर ले जाके, जैसे कि हम बात करें एनिमल्स को उठा के लाया जाता है जूलॉजिकल पार्क, दैट इज जू। आप सब बचपन में या बड़े होके गए होंगे, वहां पे बेटा ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट कि हम बचा सकें। बोटैनिकल गार्डन में प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जो कि क्या करते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं। क्लियर है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कायदे में नेचुरली नहीं मिलते, लेकिन उनको जू में अभी तक मेंटेन कर रखा है, मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रखा है, प्रिजर्व नहीं, कंजर्व कर रखा है। क्लियर है। अब क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होगा बेटा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व गैमीट्स। आपको याद है पॉलन ग्रेन्स को, गैमीट पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर लेते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे। यस, तो फ्यूचर में क्या करवा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करा के उस स्पीशीज को बना सकते हैं। यस और नो, टिश्यू कल्चर से प्लांट प्रोपगेट किए जा सकते हैं। सीड्स ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट। सीड बैंक बना सकते हैं जिसमें सीड को प्रिजर्व कर, कंजर्व कर सकते हैं। अरे ठीक है, डन है। उसके बाद बेटा कंजर्वेशन करने का जिम्मा उठाया है किसने, 2 कन्वेंशन हमें याद रखने हैं। एक है बेटा अर्थ समिट, एक है बेटा वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट क्या कहता है बेटा, कब हुआ था, कब हुआ था, 1992 ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में। ये तो फेमस है, यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए थे। फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, कि यूज तो करेंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा रहे। वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ था बेटा, 2002 में। और यहाँ पे कहाँ हुआ था, जोनेसन में हुआ था। यहाँ पे बेटा 192 कंट्रीज ने, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा, 192 कंट्रीज ने मिलकर शपथ ली थी
कि अगले नेक्स्ट 100 ईयर्स में क्या कर देंगे, स्पीशीज एक्सटिंक्शन को, नहीं ये लाइन गलत लिखी हुई है, एक सेकेंड बेटा, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। यस, कि स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है? तो यस बेटा, इसके साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अब मैं ये नहीं बोलूँगी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये था हमारा लास्ट चैप्टर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे भरोसा रख के मेहनत करते जाओ, अच्छे से एग्जाम दे के आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।